बिल्कुल समझौतावादी, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों है ये आंसर, क्यों है ये आंसर, अभी मैंने शायद बताया था। शायर व्यक्ति को समझौतावादी कहा जाता है और उसमें यही पूछ रहा है, उसमें यही कह रहा है कि सभी व्यर्थ है, समझौतावादी व्यर्थ है, तो समझौतावादी शायर क्या होते हैं, शायर होते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून से वेरी गुड इवनिंग हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक टॉपिक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है, जहाँ पे आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। वहीं पे सबसे ऊपर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, सबसे ऊपर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए मेरा नाम संजय है, हिंदी पढ़ा रहा हूँ 2 बजे से 5 बजे। चलो अब देखिए, अब जो हम लोग करेंगे, तुम लोगों का क्या हो गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था। हमने कहा था हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। हम ऑलरेडी उस पर एक क्लास इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एक क्लास इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक बार स्केलेटन सिस्टम भी कर लेते हैं, आपका कंकाल तंत्र भी कर लेते हैं, और वो कंकाल तंत्र करने के बाद फिर हम दोनों मॉर्निंग वाली क्लास का भी और इस क्लास के भी एक साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, आज जो आप लोग स्केलेटन सिस्टम मेरे साथ करोगे, यानी कि आज जो आप कंकाल तंत्र मेरे साथ पढ़ेंगे, इस कंकाल तंत्र के अंदर आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा। आज एक तो आपको बताया जाएगा आपके पूरे कंकाल के बारे में। कंकाल का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर मौजूद जितनी भी अस्थियां हैं, जितनी भी अस्थियां हैं यानी कि जितने भी बोन्स हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उनकी संख्या और उनकी विशेषता, यानी कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी चल है, कौन सी अचल है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप लोग पूरा कंकाल कर लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे उनके जोड़ों के बारे में, यानी कि उनके प्रकार के बारे में। आपके अंदर कई अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग हड्डी भी पढ़ चुके होंगे और इनके जॉइंट्स भी पढ़ चुके होंगे, तो हर टॉपिक से रिलेटेड एक चीज आती है, और वो क्या होती है, उनसे संबंधित बीमारियां। आप लोगों ने सुनी होगी गठिया बाय जैसी एक बीमारी। तो ये गठिया बाय एक तरीके की नहीं होती, गठिया बाय अलग अलग तरीके की होती हैं। उसके बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की गठिया बाय क्या होती हैं, किनमें किस तरीके का दर्द होता है, कहाँ होता है, वो हम बात करेंगे। गांव में आप लोगों ने स्पेशली देखा होगा, अगर ये इस तरीके का हमारा पैर है, मान लीजिए ये अंगूठा है और एक तो हाँ, ये इस तरीके से आपका पैर होता है, ठीक है। तो पैर में आप लोग कभी कभी देखेंगे कि कुछ लोगों के पैर में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से फूल जाता है, यहाँ पे इस तरीके से फूल जाता है, और इसमें बहुत ही ज्यादा पीड़ा और बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है ना। इस तरीके का कभी देखा, पूरा पैर ही टेढ़ा सा हो जाता है, टेढ़ा होके अंगूठे के किनारे कोने में यहाँ पे निकल जाता है। इसे बोला जाता है गाउट। गाउट ये प्रोटीन की वजह से होता है, ये प्रोटीन की वजह से होता है। तो गठिया बाय अलग बीमारी होती है, गाउट अलग बीमारी होती है। और भी कई आपने बच्चों में देखा होगा, आपने बच्चों में देखा होगा कि हमारी टांगे कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ घुटना होता है, उसके बाद ये हमारी टांग है ना। ये नॉर्मली हमारी टांग इस तरीके की होती है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि उनकी ये टांगे जो है वो कैसी हो जाती हैं, वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती हैं, इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है ना। तो ये बीमारी भी देखेंगे। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, सूखा रोग, ये जितनी भी बीमारियां हैं हड्डियों से रिलेटेड, हम उनके बारे में करेंगे। जब आप ये हड्डी पढ़ लेंगे, तो हड्डी पढ़ने के बाद फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, और वो आपका अगला टॉपिक कौन सा है, मसल्स।
फिर क्या हो जाएगा, मसल्स हो जाएगा, मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है, हम मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पूरे शरीर में कितनी मसल्स हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, उनमें से कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी नरम है, कौन सी ठोस है, कठोर है, किसका क्या काम है, हम मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इसे भी पढ़ लेंगे तो फिर आप देखेंगे हड्डी जो है वो हड्डी से जुड़ी होती है, हड्डी मांसपेशी से भी जुड़ी होती है। तो इनके बीच में किस तरीके के जोड़ होते हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये मांस आपके से गिर क्यों नहीं रहे, यहीं पे ये क्यों अटका हुआ है, यहाँ पे मांस अटका है क्योंकि इस हड्डी से, जो ह्यूमरस नाम की हड्डी है, इससे चिपका हुआ है। तो ये मांस और हड्डी आपस में कैसे चिपके हुए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर आपको जो पढ़ना है, अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या है, वो आप पढ़ेंगे अपनी पूरी अस्थियों के बारे में, यानी कि कितनी बोन्स है, उनकी संख्याएं क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, और उनसे संबंधित बीमारियां क्या क्या हैं। बीमारियों के बाद फिर आपको बताई जाएगा किनके बारे में, मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, और उनके बीच में जो हो जोड़ उपस्थित हैं उन जोड़ों के बारे में। तो ये फिलहाल हमारे अगले आने वाले 2 घंटे का एजेंडा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे फिर हम करेंगे इनसे रिलेटेड MCQs, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगर मैं स्केलेटन सिस्टम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग मुझे बताइए हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, बता सकते हैं आप मुझे, हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। किसी कार्य में समस्या आती है उसे हम कठिनाई कहते हैं, उसे हम जटिलता कहते हैं, लेकिन खेद नहीं कहते। ठीक है, तुम्हारी राशि आती है अगले चीज को नमस्कार विद्या बराबर मानो, तो आंसर क्या हो जाएगा, खेद है। चलिए हमें खेद है, सामने तरीके से कहते हैं, क्लास चल रही हो, चलो 208 और 206 दो ऑप्शंस आए हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो होती है वो टोटल हड्डियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। आपको पूरी की पूरी 206 हड्डियां आज मैं इसी क्लास के अंदर दिखाऊंगी भी और गिनवाऊंगी भी, यानी कि आज आपके हाथ से एक भी हड्डी मिस नहीं होगी। आज आपको पूरा पता चल जाएगा कि पूरी 206 हड्डियां होती कहाँ हैं। तो बेसिकली अगर मैं अपने स्केलेटन सिस्टम की बात करती हूँ, अगर मैं अपने कंकाल तंत्र की बात करती हूँ, एक काम करते हैं यहीं पे लिखते हैं ताकि फिर मैं PDF आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो अगर मैं इस स्केलेटन सिस्टम की बात करूं तो इस स्केलेटन सिस्टम के अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करती हूँ, यानी कि चलिए यहाँ अगर हम अपने स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र की अगर बात करते हैं तो अगर इनमें कुल हड्डियों की संख्या देखी जाए, अगर इनमें कुल हड्डियों की संख्या देखी जाए तो इनके अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे हमारी कुल हड्डियों की संख्या है 206। कितनी होती है, 206। इस पे दिखाई नहीं दे रहा ना, व्हाइट कलर से लिखती हूँ, रुको। चलिए तो यहाँ अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटन सिस्टम से आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, यानी कि हमारे अंदर अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। जब आपसे अस्थियों की कुल संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो आप इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बता देंगे। टोटल नंबर ऑफ बोन्स आप 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हमेशा बताई जाती है किसके अंदर, वयस्क के अंदर, यानी कि एडल्ट के अंदर। तो जब एडल्ट की बात की जाएगी, एक वयस्क की बात की जाएगी, तो वयस्क के अंदर टोटल कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, एक छोटे शिशु की, तो शिशु के अंदर जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। तो ठीक है मैडम, माना अगर
एक बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या 300 है, तो बड़े होने तक ये हड्डियां कम कैसे हो जाती हैं? लगभग 100 हड्डियां कम हो जा रही हैं। तो वो हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? वो हड्डियां कहीं जाती नहीं है, बल्कि आपके शरीर में, आप बच्चे के शरीर में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बचपन में आप देखिएगा बच्चा बहुत ही लचीला होता है, बच्चा बहुत ही लचीला होता है, वो हिल सकता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी हड्डियों के बीच में जोड़ हैं, ये हड्डियां आगे पीछे हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही लचीलापन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और ये हड्डियां एक हो जाती हैं। यानी कि बचपन में जो ये 6 हड्डियां थी, ये अब कितनी रह गई? ये मात्र 2 रह गई। ऐसा खासकर आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है। तो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो छोटी हड्डियां मिलकर बड़ी हड्डी बना लेती हैं। इस प्रकार से आपके शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है। अब अगर बात की जाए इन हड्डियों की, तो आपसे कहा जाता है कि ये जो आपकी बोन्स हैं, ये बोन्स आपके शरीर की हड्डियां जो होती हैं, बोन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये जो हड्डियां हैं, ये क्या है? ये आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। ये क्या है? ये आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। ये आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। अब यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर हड्डियों को ऊतक कहा गया है, टिश्यू कहा गया है, तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक तरह का कार्य, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और यदि हमारी अस्थियां या हमारी हड्डियां सबसे कठोर ऊतक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर कोशिकाओं का समूह मौजूद है। और अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसके अंदर कोशिकाओं का समूह है, तो बताइए उन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं आपकी हड्डियों के अंदर, आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपकी हड्डियों के अंदर क्या है? 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरी हड्डियां कौन सी होती हैं आपकी? ऑस्टियोसाइट। ठीक है। ऑस्टियोसाइट। ठीक, तो ये क्या हो गई? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बोला आपके शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। बच्चों में कितनी है? 300। फिर ये आपके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा? आपने बता दिया, हड्डियां। आपसे पूछा गया आपके हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है? तो आपने 2 कोशिका बता दी, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। दूसरा, अब आपसे हर ऑर्गन के अंदर हम ये पूछ लेते हैं कि उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स नोन एज, तो इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। जल्दी से बताइए, आप हड्डियों के डॉक्टर के पास भी जाते होंगे, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज दुर्गा कार्डियोलॉजी। बहुत ही गलत जवाब, मेजॉरिटी जो है वो गलत जवाब दे रही है। ऑर्थोलॉजी नहीं होता है। हड्डियों की स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। जबकि अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन जॉइंट्स, उनके जोड़ों की या उनसे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों के जोड़ों का या उनसे संबंधित बीमारियों का जब आप अध्ययन करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? तब आप बताएंगे, तब उसे कहा जाता है क्या? ऑर्थोलॉजी। तो जब आप ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तब आप उसे अपनी हड्डी नहीं, या तो जोड़ों में मौजूद कोई समस्या बताते हैं या उनसे संबंधित कोई बीमारी बताते हैं। गठिया बाय हो गया तो जाते हैं, या बताते हैं मेरी कमर में दर्द है,
मेरे घुटनों के जोड़ों में दर्द है। तो जब जोड़ और उनसे संबंधित बीमारियों की बात करोगे तो कहोगे ऑर्थोलॉजी, और जब केवल हड्डियों की बात की जाएगी तो कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी आप लोगों से पूछी जाती है, सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाती है, सबसे कमजोर हड्डी पूछी जाती है। ये सारी हड्डियां देखेंगे। एक बार हम पहले सारी हड्डियां देख लेते हैं शरीर की, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये भी देख लेंगे कि उनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां मौजूद है, 206, जिन्हें अब हम देखने वाले हैं। तो इनको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उन सभी को हमने 2 भागों के अंदर बांट लिया। जितनी भी हड्डियां हैं उन्हें कितने भागों में बांट लिया गया, उन्हें 2 भागों में बांट लिया गया। एक को कह दिया बाह्य कंकाल, एक को कह दिया गया बाह्य कंकाल, और दूसरे को क्या कह दिया गया, दूसरे को हमने कह दिया अंतः कंकाल। इंग्लिश वाले इसी को पढ़ते होंगे किस नाम से, एंडोस्केलेटन, जिसमें एंडो का मतलब है अंतः, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सोस्केलेटन, जिसमें से एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ, बाह्य ओर। अब जैसा कि हमें नाम बता रहा है एंडो और एक्सो, तो आप देख सकते हैं हमारे शरीर में अगर आप देखो तो कुछ देखो, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, वो कंकाल जो बाह्य यानी कि बाहर की तरफ होता है। ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर उनका कंकाल तंत्र बाहर की तरफ है और सभी अंग ऑर्गन अंदर रखे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है उनका कंकाल। ज्यादातर ऐसा किसके अंदर होता है, इंसेक्ट्स के अंदर होता है, कॉकरोच के अंदर होता है। तो आप देखेंगे बाहर की तरफ तो स्केलेटन होता है, ऑर्गन्स अंदर रखे होते हैं। ऐसे स्केलेटन सिस्टम को, ऐसे कंकाल तंत्र को कहा जाता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन। और जब ऐसा होगा कि स्केलेटन अंदर की तरफ होगा और ऑर्गन्स बाहर रखे हुए होंगे, स्केलेटन अंदर होगा, ऑर्गन्स बाहर रखे होंगे, तो अंतः कंकाल यानी कि स्केलेटन कहाँ है, अंदर है। अब बात करते हैं हमारी, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ पे आपकी देखिए खोपड़ी है, ये क्या है आपका स्कल, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आपकी बैकबोन है, ये क्या है, ये आपकी बैकबोन है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स आप देख सकते हो यहाँ पे होंगे, यहाँ आपका हार्ट है, यहाँ आपके ये लंग्स भी हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका इस तरीके से ये स्टमक होगा, यहाँ पे आपका लिवर होगा, पीछे ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये पूरे इंटेस्टाइन है, और इसी के बाद फिर यहाँ पे आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आप लोगों को क्या ये दिखाई दे रहा है कि आपका ये स्केलेटन कहाँ है, जल्दी बताइए। इस फोटो में फिलहाल आपको देख के क्या लग रहा है कि आपका जो ये ब्रेन और आपका मेरुदंड है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये किस प्रकार का कंकाल तंत्र बना रहा है, अंतः या बाह्य, एंडो या एक्सो। देखो बीच में आप लोगों का क्या है, पूरा आप लोगों के बीच में रीढ़ की हड्डी है, और आप देख सकते हैं आसपास सारे में ऑर्गन्स बने हुए हैं। वेरी गुड। तो आपका जो ये स्कल है, आपका जो ये स्कल है यानी कि खोपड़ी है, और आप लोगों का जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, हिंदी वाले इसको कहते हैं मेरुदंड, ये किस में आता है, ये आता है आपका अंतः कंकाल में। ठीक है, ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका अंतः कंकाल में। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहीं पे आपकी एक और हड्डियां होती है, और वो कौन सी है, पसली। यहीं पे ही आपकी इन लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डी है, वो कौन सी है आपकी, पसली। ये भी किस में आएंगी, ये भी आपके आएंगे किस में, इसी एंडोस्केलेटन में, ये भी आएंगे किस में, आपके एंडोस्केलेटन में। तो यहाँ दूसरी क्या आ गई आपकी, रिब्स यानी कि पसलियां। ठीक है, अब ये जो पसलियां होती हैं ये पीछे तो आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, आगे आके छाती में ये बीच में टाई के आकार की, एक त्रिकोण आकार की आपकी एक हड्डी होती है, जिसे बोला जाता है स्टर्नम।
जिसे बोला जाता है स्टर्नम यानी कि उरोस्थी। ये सारी मिलके आपकी क्या बनाती हैं? एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सो के अंदर क्या आ जाएगा? आप देखेंगे यहीं पे आपके ये बाहर की तरफ कुछ हड्डियां निकली हुई हैं, देख रहे हो, ये कंधे की हड्डी और ये हिप बोन्स, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। इनसे जुड़े हुए ये हाथ और इनसे जुड़े हुए ये पैर, इनसे जुड़े हुए ये पैर। तो इसी में आप देखेंगे आपके इसी एंडोस्केलेटन में और क्या क्या आ जाता है? इसी में आएंगे आपकी कंधे की हड्डियां, कंधे की हड्डियां, हिप बोन्स, आपके हाथ और आपके पैर, ये इतनी सारी हड्डियां आपने देख ली। अब इन्हीं सारी हड्डियों को, अब क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जो मैंने डार्क ब्लू कलर से बनाया है, यहाँ देखो, ये देखिए, क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये डार्क ब्लू कलर से बना हुआ है ये तो शरीर के बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित है, और जो अभी मैंने बाद में लाइट ब्लू कलर से बनाया, ये जैसे पेड़ों में से शाखा निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ही ये कंधे की हड्डियां और हाथ की हड्डियां शाखाओं की तरह मेरे शरीर से क्या हो रही हैं? बाहर आ रही हैं। यस और नो? इसी तरीके से हो रखा है। कुछ हड्डियां तो मेरे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में हैं और कुछ शाखाओं की तरह क्या हो रही हैं? बाहर आ रही हैं। तो इसी आधार पे मैंने फिर से क्या किया? अपने इस एंडोस्केलेटन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने अपने इस अंतः कंकाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक को कह दिया एक्सियल स्केलेटन, एक को कह दिया एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, जो किसी भी पिंड के अक्ष की तरह बीचों बीच उपस्थित होता है ना। और दूसरों को क्या कह दिया? अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। ठीक है, उपांगीय कंकाल। पवन शर्मा कह रहे हैं मैम हिप बोन मतलब हिप्स में जो आपके बोन्स प्रेजेंट होती हैं उसे हिप बोन कहा जाता है। ठीक है अमितेश, इसे भी ऐड कर देंगे। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो मिल गए, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो जो अक्ष की तरह, एक्सिस की तरह मेरे पूरे शरीर के बीचों बीच में है, जो एक्सिस की तरह मेरे बिल्कुल बीचों बीच में है, उसे मैं क्या कह दूंगी? वो कौन कौन सी है आपके शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में? एक तो आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी, ठीक है, और क्या था आपका? वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड, आपकी ये पसलियां यानी कि रिब्स भी कहाँ है? बीच में ही उपस्थित हैं। और जो मैंने आपको एक हड्डी बताई थी छाती के बीचों बीच, स्टर्नम, वो भी कहाँ पे है? वो भी बीच में है। तो ये आ गई आपके किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे स्केलेटन सिस्टम को, पूरे कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट दिया। अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल या उपबंध या उपांगीय कंकाल कहा जाता है। अक्षीय कंकाल में आ गई आपकी खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी, और इसमें हम पढ़ेंगे गिरडल्स यानी कि हिंदी में कहा जाता है इन्हें मेखलाएं। हिंदी में इन्हीं को आप कह देते हैं मेखलाएं। और लिम्स को कह दिया जाता है पाद। ठीक है, हाथों को हम कह देते हैं अग्रपाद और पैरों को कह दिया जाता है पश्चपाद। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों की आ जाती है कौन सी? एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा? अपनी स्कल के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? खोपड़ी की, यानी कि आपके स्कल की। तो ये आपका मान लीजिए ये स्कल है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अपने स्कल के अंदर, तो यहाँ सबसे ऊपर सबसे पहले
आपके स्कल के अंदर टोटल, आपका सवाल है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल कितनी होती है, आपके पूरे खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है। ये थोड़ी देर बाद आप लोग मुझे खुद बताएंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ, देखो खोपड़ी में सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपने कभी कभी टीवी सीरियलों में भी देखा होगा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे हड्डियां मौजूद होती हैं जिनके बीच में आपको धारियां दिख रही होती हैं। अगर इन हड्डियों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 करके गिनेंगे तो आप देखेंगे आपकी खोपड़ी में ये हड्डियां कितनी हैं, 8। और ये कर क्या रही हैं, ये आपके सिर में बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर उपस्थित है और ये आपके मस्तिष्क की सुरक्षा कर रही हैं, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली इन्हीं हड्डियों को कहा जाता है क्रेनियम। इन्हीं हड्डियों को क्या कहा जाता है, क्रेनियम। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आप सामने की तरफ, चेहरे में। सामने की तरफ अगर आप इस चेहरे में देखते हैं तो यहाँ चेहरे में आपको कितनी हड्डियां मिलेंगी, 14। यहाँ चेहरे में आपको कितनी हड्डियां मिलेंगी, 14। तो अगर आप फेस में देखते हैं, अगर आप चेहरे के अंदर देखेंगे, फेस के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ गर्दन में आपके जीभ को एक जगह रखने के लिए, यहाँ पे आपकी गर्दन में आपकी जीभ को पकड़ के रखने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए एक हड्डी होती है जिसे बोला जाता है हायोइड, जिसे आप क्या कह देते हैं, हायोइड। तो तीसरी हड्डी जो आपके स्कल में हो गई वो कौन सी है, हायोइड। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो यानी कि कुल मिला जुला के आपके पूरे स्कल में 3 तरीके की हड्डियां, एक तो थी आपकी क्रेनियम जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जिनकी संख्या होती है 8। दूसरी थी फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी, जिनकी संख्या होती है 14। और तीसरी थी हायोइड जो कि आपके टंग को, जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है, जिसकी संख्या कितनी थी, 1। जिसकी संख्या कितनी थी, 1। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पे, इसी खोपड़ी में आपके कान भी आ जाते हैं। आपके एक कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, आपके एक कान के अंदर है 3 हड्डियां। कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। जिसमें से ये जो स्टेप्स है ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये जो स्टेप्स है ये क्या है, ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी गई है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आपके एक कान में 3 हड्डी है तो दोनों कान में मिला के कितनी हड्डियां हो जाएंगी। अगर आपके एक कान में 3 हड्डी है तो दोनों कान में मिला के आपकी कितनी हड्डियां हो जाएंगी, दोनों कान में मिला के कितनी हड्डियां हो गई, 6। अब मुझे फटाफट से जोड़ के बताइए कि आपकी पूरी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं। आपकी पूरी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, क्रेनियम में है 8, चेहरे में है 14, हायोइड है 1 और कान में है 6। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपके पूरे खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पूरी खोपड़ी के अंदर अगर इनकी संख्या पूछी जाएगी तो आपके स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी निकल के आ जाती है, 29, यानी कि 29। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ लिया और वो एक क्वेश्चन कौन सा था कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपने बता दिया स्टेप्स। यही आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ आपके जबड़े में ये हड्डी दिख रही है, ये वाली जो हड्डी है, ये यू आकार की ये जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी, इसे बोला जाता है मैंडिबल। इसे आप क्या कह देते हैं, इसे कहा जाता है मैंडिबल, या फिर आप इसे कह सकते हैं जॉ बोन, या इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं जबड़े की हड्डी। क्या कह सकते हैं इसे, जबड़े की हड्डी। आपके पूरे स्कल में कोई भी हड्डी मूव नहीं करती है, सभी हड्डियां अचल होती हैं, सिर्फ एक हड्डी को छोड़ के, और वो एक हड्डी कौन सी है, मैंडिबल।
यानी कि अगर आपसे पूछा जाए आपके पूरे क्रेनियम में पूरे स्कल में ओनली मूवेबल बोन कौन सी है, एकमात्र चल हड्डी कौन सी है, तो ओनली मूवेबल बोन आप किसको बता देंगे, मैंडिबल को। ओनली मूवेबल बोन आप किसको बता देंगे, मैंडिबल को। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ, तो ये रहा आपका स्कल। स्कल के अंदर मैंने बताया क्रेनियम था, ईयर था, फेस था, हायोइड था, जिसमें से आप ये देख सकते हैं ये रंग बिरंगी सारी 8 हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं, एथमॉइड, फिनॉइड, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस मैं दिखाना चाह रही थी कि ये वो 8 हड्डियां हैं, ये वो 8 हड्डियां हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद क्या था, आपके कान में 3 हड्डियां थी, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कि स्टेप्स आपके शरीर की क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप्स क्या है, आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये रही। और कितनी छोटी होती है इसको दिखाने के लिए देखो ये फोटो डाली गई है, उंगली पे रख के इसीलिए दिखाया जा रहा है कि आपको अंदाजा लग सके, आपको अंदाजा लग सके कि ये हड्डी कितनी छोटी होती है। देखिए क्या आप देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगुलर सी छोटी सी एक हड्डी दिख रही होगी आप लोगों को। ये है आपकी मैलियस, ये है आपकी इनकस, और ये है आपकी स्टेप्स। तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये कितनी छोटी सी हड्डी होती है, ये कितनी छोटी सी हड्डी होती है। और आजकल अभी दिखाती हूँ पवन कहाँ होती है, आजकल जो ये ईयरबड्स का वो चला हुआ है, ईयरफोन से क्या होता था कि नहीं काम होता था ना तो हम निकाल के रख देते थे, क्योंकि एक बंधन सा लगता था, एक तार लगी रहती थी, है ना, एक तार लगी रहती थी। लेकिन बड्स का क्या है, कान में कुछ भी ना चल रहा फिर भी इंसान उसे लगाए बैठा है, उस बड्स के बहुत नुकसान है, आपके कानों के अंदर वो इन्फेक्शन कर रहा है, लगातार तरंगे भेज रहा है, आपके ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस हड्डी के लिए भी वो खतरनाक है, इस हड्डी के लिए भी वो खतरनाक है। पवन पूछ रहे हैं कान में ये हड्डी होती कहाँ है, तो ये रही कान के अंदर ये हड्डी, ये आपका कान है, इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल पीछे ये आपकी मैलियस है, ये रही, ये आपकी मैलियस है, ये आपकी ऑरेंज कलर की पूरी इनकस है, और ये तीसरे नंबर पे ये आपकी स्टेप्स है, बिल्कुल कान में पीछे अंदर की तरफ होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप बात करें किसकी, हायोइड कहाँ गया, अरे तुम्हें एक और बोन की फोटो दिखानी थी, शायद इसमें है नहीं वो। आनंद आ रहा है आदमी के आदमी, आनंद ही आनंद आ रहा है, निर्मल तेरी जमीन, जल्दी और अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। नहीं है इसमें वो फोटो, आपको हायोइड की और दिखाते गले के पीछे जो हड्डी होती है। एनीवेज छोड़िए, चलिए। तो अब अगर आप देखें तो आपको क्या बताया गया, टोटल अगर हम देखें तो मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 29 होती हैं, 29 होती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां जो है वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, और वही उन्हीं 8 हड्डियों को क्या बोला जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रेनियम, यानी कि आपके कपाल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, देखिए उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, अपने वर्टिब्रल कॉलम में। जल्दी से बताइए, वर्टिब्रल कॉलम आपके मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी है, मेरुदंड में आप लोगों की हड्डियों की संख्या कितनी है, चलिए कोई 33 कह रहा है, कोई 46 कह रहा है, कोई 34 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। तो देखिए मेरुदंड की अगर आप बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ आप देख सकते हैं, बच्चे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं। बाद में कमर के निचले हिस्से में मौजूद यहाँ की हड्डियां, कमर के निचले हिस्से में यहाँ नीले रंग की आपको ये हड्डी दिख रही होगी, कॉक्सिक्स, ये आपस में जुड़ जाती हैं और ये एक बना लेती हैं, और इस तरीके से बड़े होने तक, वयस्क होने तक आपकी ये हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, मात्र 26। कितनी रह जाती है, मात्र 26।
तो बचपन में आपकी ये हड्डियां क्या होती हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 होती हैं बचपन में, बाद में 1 हो जाती है, और एक सैक्रल नाम की है जो कि बचपन में 5 होती है और बाद में मिलके कितनी हो जाती हैं, 1। तो बचपन में आपके 33 होती है, बाद में ये 26 रह जाती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से आपको बस इतना याद रखना है। इनके यहाँ नाम बताए गए हैं, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया स्कल में कितनी है, 29, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि मेरुदंड में कितनी है, 26 है। ठीक है, अगला आ जाइए फिर किसकी तरफ, रिब्स की तरफ। ये है आपकी रिब्स यानी कि पसलियां, ये है क्या आपकी रिब्स यानी कि पसलियां। और हमारे अगर पूछा जाए कि पसलियां कितनी होती हैं तो आप बता देंगे पसलियां कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। जोड़े पूछेंगे तो 12 बता दोगे, अदरवाइज ये कितनी होती है, 24 होती है। 12 इस तरफ होती हैं और 12 इस तरफ होती हैं। इन रिब्स को, इन पसलियों को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक ट्रू रिब्स होती हैं, एक फॉल्स रिब्स होती हैं और एक फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग को समझने से पहले मैंने आपको बताया था हमारे चेस्ट के बीचों बीच में एक और हड्डी होती है जिसे बोला जाता है उरोस्थी। ये बिल्कुल छाती के बीचों बीच में उपस्थित होती है। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था टाई के आकार की होती है, तो ये रही आपके टाई के आकार की वो हड्डी जिसे कहा जाता है स्टर्नम, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टर्नम। ठीक है, अब वो सारी हड्डियां, तो आप देख सकते हैं आपके बीच में एक हड्डी प्रेजेंट है, कौन सी, स्टर्नम। तो आपकी 29 स्कल में थी, 26 वर्टिब्रल कॉलम में थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टोटल पसलियों की संख्या कितनी है, 24 है। 12 इस तरफ है, 12 इस तरफ है। देखो मैं दिखा देती हूँ, पहली हड्डी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, पूरी 206 हड्डी देखेंगे आप आज। चौथी ये रही, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये रही 11वीं, और सबसे नीचे है यहाँ 12वीं हड्डी। ठीक है, यहाँ कौन सी है, ये 12वीं हड्डी। तो 12 इस तरफ है और 12 इस तरफ है, कुल कितनी हो गई, 24। अब पहले ट्रू रिब्स देखिए, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या आप लोग यहाँ पे ये पहचान पा रहे हैं कि ये वाली हड्डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 हड्डियां सीधे आके स्टर्नम में जुड़ रही हैं, वो थोड़ा सही है, ये सारी आके किस में जुड़ रही है, स्टर्नम में। ठीक है, ये सारी किस में जुड़ रही है, ये आके सीधे आपकी स्टर्नम में यानी कि छाती के बीचों बीच उरोस्थी में आके जुड़ती हैं। ऐसी हड्डियों को बोला जाता है ट्रू रिब्स, वास्तविक पसलियां। उन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक पसलियां। उसके बाद आप देखेंगे नीचे की इन वाली हड्डियों में, अगर आप देखते हैं ये रही आपकी 7 के बाद अगर आप ये देखोगे 8, 9 और 10, ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम को ना जुड़ के बल्कि ऊपर आके 7वीं हड्डी में जुड़ जा रही हैं, ऊपर आके ये 7वीं हड्डी में जुड़ जा रही हैं और इनडायरेक्टली स्टर्नम को मिलती हैं। और इनडायरेक्टली किसको मिल रही हैं, स्टर्नम को मिल रही हैं। इस तरीके की पसलियों को कहा जाता है फॉल्स रिब्स। इस तरीके की पसलियों को क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स। और सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, ये जो 11वीं और 12वीं पसली है, ये तो आपकी स्टर्नम को मिलती ही नहीं है, ये मानो हवा में ही तैर रही हो, इसीलिए इन्हें कहा जाता है तैरती हुई पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। इसीलिए इन्हें कहा जाता है तैरती हुई पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब्स। बताइए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब मुझे जल्दी से जोड़ के बताइए आपके पूरे एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं। अब आप यहां जोड़ के बताएंगे 29, 26, 24 और 1, आपके पूरे अक्षीय कंकाल में हड्डियां कितनी हो गई, 80।
यहाँ टोटल कितनी हो गई 80, ठीक है। लेकिन आपसे यहां से जो सवाल पूछा जाएगा, आपसे यहां से जो सवाल पूछा जाएगा, वो एक सवाल आपका बनता है कि बताइए आपका हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका ये हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब आपसे हार्ट के बारे में पूछा जाएगा तो हार्ट आप देख सकते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है आपकी दूसरी, और ये आ रही है आपकी छठी, यहां तक आएगा थोड़ा आपका हार्ट, दूसरी से लेके छठी, दूसरी से लेके छठी के बीच में उपस्थित होता है, यानी कि आपका हार्ट कहीं यहाँ पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली रिब्स यानी कि पसलियां कौन सी हैं, तो आप कौन सी बता देंगे, दूसरी से लेके छठी तक, दूसरी से लेके छठी तक, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो एक्सियल पूरा क्लियर हो गया, 80 हड्डियां क्लियर हो गई। नहीं परवेज, सबका बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रही आपकी वो पूरी पसलियां। ट्रू, फ्लोटिंग, फॉल्स, तीनों दिख रही होंगी आप लोगों को। मिडिल में होता है स्वाति, हमारा हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सारा। फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पूरे स्कल के अंदर हमारे क्रेनियम में 8 थी, कान में 6 थी, और आपके यहाँ पे टोटल स्कल के अंदर कितनी थी 29, वर्टिब्रल कॉलम में थी 26, पसलियां थी 24, स्टर्नम थी 1, और कुल मिला के एक्सियल कितनी हो गई आप लोगों की 80, कितनी हो गई आप लोगों की 80, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। जल्दी से बताइए मुझे, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। वेरी गुड, कितनी हो जाएंगी 80, कितनी हो जाएंगी 80। अगला मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल, अगला बताइए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, खोपड़ी में, वेरी गुड, कितनी हो जाएंगी, स्कल में कितनी हो गई 29। फिर बताइए बोन विच प्रोटेक्ट ब्रेन, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी का नाम, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी का नाम। ये जो लोग 8 बोल रहे हैं इनकी संख्या नहीं पूछी, इनका नाम पूछा है। बोन विच प्रोटेक्ट ब्रेन, उसका नाम बताइए। सबसे पहले गौरव ने नाम बताया क्रेनियम, कपाल, क्रेनियम यानी कि कपाल, ठीक है। अगला बताइए हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं, पसलियों के कितने जोड़े मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 12। अगला बताइए नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, मेरुदंड में, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, मेरुदंड में कितनी होती है 26, वेरी गुड, मेरुदंड में कितनी होती है 26। अगला बताइए हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन, हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। पसलियों में टोटल कितनी पसलियां हैं, पसलियों की संख्या कितनी है, जोड़े तो 12 बता दिए थे, लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो कुल संख्या कितनी बताएंगे, बहुत बढ़िया, कितनी हो गई 24। अब मुझे ये बताइए हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो आपके पूरे स्कल की ओनली मूवेबल बोन भी है, वो कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। नहीं अमितेश, फीमर तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो आपकी ओनली मूवेबल बोन है, आपके पूरे खोपड़ी की एकमात्र चल हड्डी है, बाकी सब अचल हैं। मैंडिबल, जॉ बोन, कौन सी हो जाएगी, मैंडिबल यानी कि जॉ बोन। अगला बताइए सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन,
सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे जवाब। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80। स्कल में, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। आपके मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली का नाम है क्रेनियम, उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 8। मेरुदंड में कितनी हड्डियां? 26। पसलियों के 12 जोड़े हैं। आपकी रिब्स कितनी है? टोटल 24। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? मैंडिबल। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस। ठीक है, अगला आते हैं अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर, यानी कि उपांगीय कंकाल पे। अगला आ जाइए किस पे? उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। अब इन उपांगीय कंकाल को भी हमने, थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, समझने पे ध्यान देंगे। इन उपांगीय कंकाल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। इस उपांगीय कंकाल को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक को बोला गया मेखलाएं, एक को बोला गया मेखलाएं यानी कि गिरडल्स, और दूसरों को बोला गया पाद यानी कि लिम्ब्स। ठीक है, अब इन गिर्डल्स में भी आप देखेंगे 2 तरीके के गिर्डल्स होती हैं। एक होती है आपकी कंधे की हड्डियां, जिन्हें बोला जाता है पेक्टोरल गिर्डल्स। जिन्हें क्या बोला जाता है? पेक्टोरल गिर्डल्स। और दूसरी कौन सी होती है? आपकी पेल्विक बोन्स यानी कि आपकी हिप बोन्स। अब कंधे में अगर आप देखोगे तो आपको कंधे में 2 तरीके की हड्डियां दिखाई देंगी। आपको कंधे के अंदर 2 तरीके की हड्डियां दिखाई देंगी। एक तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके की एक हड्डी होती है। एक इस तरफ पूरी हड्डी होती है और एक इस तरफ पूरी हड्डी होती है। जो लोग कमजोर होते हैं उनमें ये हड्डी पूरी प्रॉपर इस तरीके से निकली हुई यहाँ बाहर दिखाई भी देती है। यहाँ पे पूरी, मैं सांस रोकूं तो शायद दिखे, यहाँ पे एक पूरी पतली सी हड्डी दिखाई देती है, उसे कहा जाता है कॉलर बोन। जहाँ आपके कॉलर आते हैं ना शर्ट के, वहां पे ये देखिए ये वाली हड्डी एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। इन्हें बोला जाता है कॉलर बोन, या इन्हें आप कह देते हैं क्लेविकल, या फिर इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें आप कह देते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल कितनी है? 2। कितनी क्लेविकल है? 2 है। एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपके पीछे यहाँ पे एक हड्डी आपको बड़ी सी चौड़ी सी दिखाई देती है। एक हड्डी यहाँ होती है और एक हड्डी यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही होगी आपको ये हड्डी, है ना? जब आप हाथ इस तरीके से करेंगे तो वो निकल के बाहर को भी आ जाती है। हाथ पीछे करोगे तो वो निकल के बाहर को आ जाती है। उन्हें बोला जाता है शोल्डर ब्लेड या फिर स्कैप्यूला। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये भी कितनी हो गई? 2। तो अगर मैं टोटल पूछूं कि आपके कंधों में, यानी कि आपके पास कितनी श्रोमी मेखलाएं हैं, तो अगर मैं पूछूं आपके पास टोटल कितनी श्रोमी मेखलाएं हैं, तो श्रोमी मेखलाओं की संख्या कितनी होती है? 4। श्रोमी मेखलाओं की संख्या कितनी होती है? 4। दूसरी है आपकी आंश पेशी मेखला। ये कितनी होती है? ये आपकी हिप्स में होती है। इनकी संख्या होती है, ये भी कितनी होती है? एक इस साइड होती है और एक आपके कमर के इस तरफ होती है। ये भी कितनी होती है? 2। तो मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपके पास मेखलाएं कितनी है? टोटल नंबर ऑफ गिर्डल्स कितने हैं? मेखलाओं की संख्या बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ गिर्डल्स कितने हैं? और अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। अरे 10 किसके हो गए भाई? देखो, अब अगर तुम लोग पिटे हो और तुम्हारे पीछे बहुत ही चप्पलें बजाई गई हैं और वो 2 की जगह तुम्हारे 6 है, तो फिर वो सबकी 10 नहीं मानी जाएंगी हड्डियां। ठीक है, अगर चप्पल बज बज के तुम्हारी ये हड्डी 2 से 6 हो गई है तो भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है। रूपा, क्या नहीं क्लियर हो रहा? क्या नहीं क्लियर हुआ? हड्डी तो बताई है, वही दिखाई है। ठीक है, तो ये हड्डी कितनी हो गई आपकी? गिर्डल्स हो गई 6। गिर्डल्स कितनी हो गई? 6। अब हम बात करते हैं अपने लिम्स की, हाथ पैर की। ठीक है, अब ये जो आपके लिम्स हैं, ये लिम्स होते हैं,
ये दो तरीके के लिम्स होते हैं, ठीक है, दो तरीके के लिम्स होते हैं। एक को बोला जाता है क्या, फोर लिम्स यानी कि अग्रपाद, और दूसरे आपके हाइंड लिम्स यानी कि पश्चपाद। आम भाषा में कहें तो हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां। अब हाथ में आप ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ तो आपके कंधे में ही हड्डी थी, गिर्डल्स जिन्हें हमने बोल दिया था। कंधे से आगे आइए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये एक बिलांत की आपकी एक हड्डी है, आपके कंधे से लेके आपकी कोहनी तक, जिसे कहा जाता है ह्यूमरस। जिसे क्या कहा जाता है, ह्यूमरस। ये एक हाथ में एक होती है, दोनों हाथ में मिला के कितनी हो गई, दो। दोनों हाथ में मिला के ये कितनी हो गई, दो, ठीक है, दोनों हाथ में मिला के कितनी हो गई, ये दो। उसके बाद ह्यूमरस, कोहनी से आप आगे आइए, एक तो इस तरफ आपकी ये चौड़ी सी हड्डी होती है, ये चौड़ी सी हड्डी होती है जिसे कहा जाता है रेडियस, और एक इस तरफ यहाँ पतली सी हड्डी होती है जिसे कहा जाता है अल्ना। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अल्ना। ये देखिए, ये लंबी सी आपकी है रेडियस, ये लंबी सी आपकी है रेडियस। उसके बाद आप देखेंगे तो ये रही आपकी सामने जो मैं बता रही हूँ एक चौड़ी सी हड्डी होती है, क्या हो गया इसे, सामने की तरफ आपकी जो ये चौड़ी सी हड्डी है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेडियस। और पीछे की तरफ जो आपकी ये पतली सी हड्डी है, पीछे की तरफ ये जो आपकी पतली सी हड्डी है इसे क्या कहा जाता है, अल्ना। तो एक हाथ में एक रेडियस, तो दोनों हाथ में मिला के कितने रेडियस हो गए, दोनों हाथ में मिला के हो गए आपके कितने रेडियस, दो रेडियस। एक हाथ में एक अल्ना, एक हाथ में एक पतली हड्डी, दूसरे हाथ में मिला के कितनी हो गई, दो। अब आप आ जाइए यहाँ कलाई में, यहाँ कलाई में आप छू के देखेंगे तो भी आपको महसूस होगा, यहाँ कलाई में आपकी छोटी छोटी गोल गोल कुछ हड्डियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है कार्पल। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कार्पल। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इन्हें कहा जाता है कार्पल। ये हैं कुछ गोल गोल सी छोटी छोटी सी हड्डियां, और इनकी संख्या कितनी होती है, ये एक हाथ में होती है 8, दोनों हाथ में मिला के कितनी हो जाएंगी, 16। दोनों हाथ में मिला के कितनी हो जाती है, दोनों हाथ में मिला के ये हो जाएंगे आपकी कितनी, 16, ठीक है, ये कितनी हो गई, 16। उसके बाद आ जाइए आगे मेटाकार्पल्स, यहाँ हथेली में, कलाई से आगे आओगे हथेली में, यहाँ पांचों उंगलियों की तरफ जाती हुई आपकी हथेली के अंदर होती है 5। अगर एक हाथ में 5 है तो दोनों हाथ में मिला के ये कितनी हो गई, 10। फिर आ जाइए आप कहाँ, अपनी उंगलियों के अंदर। उंगली में आप देख सकते हैं यहाँ 3 हड्डियां होती हैं। उंगली में आप देखिए 3 हड्डियां हैं, 1 2 3, 1 2 3। एक हाथ में एक उंगली में 3 हड्डी है, तो बताइए पांचों उंगलियों में गिन के बताइए कितनी हड्डी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, पांचों उंगलियों में कितनी हड्डी है, पांचों उंगलियों में टोटल कितनी हड्डी है। नहीं, बहुत लोग 15 बता रहे हैं, तो 15 वाले एक बार अपने अंगूठे में देखो क्या 3 है, 15 वाले अपने अंगूठे में देखिए, अंगूठे में क्या 3 है या 2 है, अंगूठे में कितनी है, 2 है, अंगूठे में कितनी है, मात्र 2 है। तो इस तरीके से मिला के 4 3 12, 12 और 2 14, तो एक हाथ की उंगलियों में 14 हड्डी है, तो दोनों हाथों की उंगलियों में मिला के कितनी हो गई आपकी, 14 दूनी 28। अब इन्हें जोड़ के बताइए कि आपके हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, जल्दी से जोड़ के बताएंगे आपके हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। हम्म, 40 कौन जोड़ रहा है, माना बायो पढ़ रहे हो तो मैथ भूल जाओगे, 40 कैसे गिन रहे हो, 28 और 10 38 तो ऐसे ही हो गई। अरे बाबा, हे भगवान, अब बायो वाले तुम्हें मैथ्स भी पढ़ाएंगे। 28 और 10 38, 38 और 2 40, 40 और 6, 40 और 6,
है 50 कैसे हो रही है, 60 होनी चाहिए, मैं ही गलत जोड़ रही हूँ क्या? 28 + 10 38, 38 और 2 40, ये तो 60 होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ की है हमने? 14 2 से 28 ही तो होती हैं, 6 की जगह 16 होगा। हाँ हाँ चलो अब जोड़ो सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं लड्डू के भैया, सही पकड़े हैं। 16 कितनी हो गई? 60। गिरडल्स कितनी थी आपकी? कंधे में थी 4, पेल्विक में थी 2, कुल मिला के गिरडल्स हो गई थी 6, और यहाँ अब आपके हाथों की हड्डियों में कितनी हो गई? 60। ठीक है, पैरों पे आ जाइए। सबसे पहले आपकी जांग में एक हड्डी होती है फीमर, ये आपके शरीर की सबसे लार्जेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट जबड़े की है, स्ट्रॉन्गेस्ट जबड़े की है, लार्जेस्ट फीमर होती है। एक जांग में एक है, एक जांग में एक है, तो दोनों जांग में मिला के कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे होती है आपकी घुटने में एक हड्डी, घुटने में एक हड्डी होती है जिसे बोला जाता है पैटेला, जिसे बोला जाता है पैटेला। तो एक घुटने में एक है, तो दोनों घुटने में मिला के ये भी कितनी हो गई आपकी? 2। घुटने से नीचे आएंगे, फिर से सामने की तरफ एक चौड़ी सी हड्डी होती है जिसे बोला जाता है फिब्यूला, जिसे क्या बोला जाता है? फिब्यूला। एक पैर में एक है, तो दोनों पैर में ये भी कितनी हो जाएंगी? 2। पीछे एक पतली सी हड्डी होती है जिसे बोला जाता है टीबिया। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा थिनेस्ट, सबसे पतली हड्डी कौन सी है, तो आप क्या बता देंगे? टीबिया। सबसे थिनेस्ट कौन सी हो गई? टीबिया। ठीक है, उसके बाद अपने एंकल्स में देखिए, यहाँ पे कितनी होती है? 7, और दोनों पैर में मिला के कितनी हो जाएंगी? यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये कितनी हो जाएंगी? 14। ये कितनी हो जाएंगी? 14। ये अपनी पीडीएफ में सही कर लीजिएगा, टार्सल 7 होंगी, 14। ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल, फिर वही बात, आपके पूरे पैर में, पंजे में उंगलियों की तरफ जाती हुई 5 हड्डियां, एक पैर में 5 है, तो दोनों पैर में कितनी हो गई? 10, और पैरों की उंगलियों में भी कितनी होती है? 14। तो अगर पैर की भी जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 60। जल्दी से बताइए आपके टोटल लिम्स में कितनी हड्डियां हैं? टोटल लिम्स में कितनी हड्डियां हैं? लिम्स में टोटल हड्डियां कितनी हो गई? लिम्स में टोटल कितनी हो गई? 120। और बताइए अपेंडिकुलर में कितनी थी? अपेंडिकुलर में टोटल कितनी हो गई? उपांगीय कंकाल कितने हो गए? अपेंडिकुलर कितनी हो गई? 126। 126। तो अपेंडिकुलर अगर 126 है, और एक्सियल कितनी थी? अपेंडिकुलर 126 है, एक्सियल कितनी थी? एक्सियल कितनी थी? अक्षीय कंकाल कितने थे? अक्षीय कंकाल कितने थे? 80। 80 और 126 मिला के कितनी हुई? 80 और 126 मिला के कितनी हुई? 80 + 126, 80 + 126 कितनी हो गई? 206। 206। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से ये आपकी फीमर आ रही थी, ये आपके घुटने में एक हड्डी थी जिसे पैटेला बोला गया था, ये आगे एक चौड़ी सी हड्डी है जिसे टीबिया बोला गया है, पीछे फिब्युला बोला गया है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके थे। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन 206 हम लोगों को पता लग गई। बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन, जबड़े की हड्डी को ही कहते हैं। जॉइंट्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। बोन्स के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? हड्डियों के अंदर, आपकी अस्थियों के अंदर कौन सा प्रोटीन है? ओसीन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन है? ओसीन प्रोटीन है। और मिनरल, अगर खनिज की बात करेंगे तो 2 तरीके के खनिज होते हैं। कौन कौन से?
कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो कि मिलकर आपका कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि इनेमल बनाते हैं। ठीक है, और यही आपके शरीर का क्या है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर हो गया? जॉइंट्स पे बढ़े आगे। नेक में हायोइड, नेक के पास हायोइड होती है, दिखाई देती हो, नहीं तो मानोगे नहीं। अरे इसका वो कहाँ गया, वर्चुअल कीबोर्ड? भाई इसमें मेरे को वर्चुअल कीबोर्ड ही नहीं मिल रहा। छोड़ो, अपने गूगल में खुद ही देख लो। कॉलर बोन क्या कह रहे हैं, राइट साइड का? क्या आंसर लगाओगे मेरे दोस्त? एक बार झटके से आंसर दे दो। 52 चलिए जॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब जितनी देर में हम लोग जॉइंट्स करेंगे तब तक के लिए फिर से मैं चार्ट ऑफ कर रही हूँ। तो जॉइंट्स आप लोगों के शरीर में 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। एक को बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होंगे जहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। और आपकी ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जहां हड्डियों का समूह तो मौजूद है लेकिन उनकी मूवमेंट नहीं हो रही है? तो देखिए अपनी खोपड़ी में आप देख सकते हैं, यहाँ क्या क्रेनियम में मूवमेंट होती है? यहाँ मैंने बताया 8 हड्डियां हैं, पर क्या उनमें मूवमेंट हो रही है? किसी भी तरीके की गति है, किसी भी तरीके का? ये सारी की सारी कैसी हैं? अचल हैं, ये इमूवेबल हैं। तो ऐसे जितनी भी हड्डियां हैं जिनमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है, और इसका एक ही एग्जाम्पल है, और वो क्या है? आपका क्रेनियम। या फिर मूवमेंट ना होने की वजह से इन्हें फ्लैट बोन भी बोला जाता है। मूवमेंट ना होने की वजह से इन्हें फ्लैट बोन ऑफ स्कल भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनमें मूवमेंट होता है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। इनमें मूवमेंट होता है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा होता है, और वो मूवमेंट, और उसमें क्या आ जाएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपकी मेरुदंड। अब मेरुदंड में ये नहीं है कि हड्डी जैसे हाथ की हड्डी है पूरी गोल गोल घुमा लो, कलाई है पूरी गोल गोल घुमा लो, लेकिन कमर की हड्डी ऐसी नहीं होती कि कमर की हड्डी आप मैं बीच में से पूरी ऐसे यूं पीछे घूम जाऊं, है ना, वो जो भूत भूत को दिखाते हैं। तो कमर की मेरुदंड की हड्डियां इतनी मूवेबल नहीं होती हैं। हाथ वाथ की ये जो कलाई वलाई मेरी इतनी पूरी घूम पा रही है, गर्दन पूरी इतनी ज्यादा घूम पा रही है, इनमें जो ये जॉइंट है उन्हें कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट। इनमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होता है, और क्योंकि इनके बीच में मूवमेंट ज्यादा है तो इनके बीच में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए भगवान ने बनाया ही इस तरीके से कि इन हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भर दिया यहाँ पे पूरे में, जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड, या आप लोग आम भाषा में कहते होंगे घुटनों का ग्रीस। तो वो ग्रीस नहीं होता है वहां, अब आपको पता लग गया, एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये 3 अलग अलग टाइप की हड्डियां क्लियर हैं। फिर आपको और बताऊं ये साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। ये तीनों हड्डियां, ये तीनों जोड़ क्लियर हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे फिर इनके और डिटेल में। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, देखिए इन्हीं की वजह से फिर क्या होता है, अब इन्हीं हड्डियों को, मेरे गले में जो हड्डी है इसकी मूवमेंट अलग है, इसे अलग नाम दिया गया है। कंधे में जो हड्डी है उसकी मूवमेंट थोड़ी अलग है।
ठीक है, तो वो आपकी उनके आधार पे इन हड्डियों के नाम क्या है, अलग अलग हैं। जैसे आपके कंधे में जो हड्डी पाई जाती है उसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट। आपके घुटने में और कोहनी में जो हड्डी पाई जाती है उसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। गर्दन में जो हड्डी है उसे कहा जाता है पिवेट जॉइंट, कब्जा, अभी हिंदी में भी बता दूंगी। कलाई में और एंकल्स में जो हड्डी है उसे कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। अंगूठा आपका देखो कैसे मूव करता है, इसमें जो जॉइंट है उसे कहा जाता है सैडल जॉइंट। और आपकी उंगलियों के नीचे जो है उसे कहा जाता है एप्सोडियल जॉइंट। ठीक है, तो ये आपके जॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सबकी मूवमेंट अलग अलग होती है। पिवट जॉइंट यहाँ आपका गर्दन में है, ये पूरे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, लेकिन ये पूरा गोल नहीं घूम सकता, ये लेफ्ट से राइट तक 180 डिग्री घूमता है। अगर कोई ऐसा है जिसका पूरा 320 घूम जाता है, कोई ऐसा है जिसकी गर्दन पूरी 320 डिग्री घूम जाती है, कोई ऐसा है जिसकी गर्दन पूरी 320 डिग्री घूम जाती है, होगा कोई ना कोई तो होगा। मैं तो इतना ही घुमा पाती हूँ, 360 डिग्री, सॉरी मेरी तो 120 ही घूम पा रही है, किसी की 360 घूम पाती है, कोई है? अच्छा उल्लुओं की घूमती है, तुम्हारी नहीं घूम पाएगी, अच्छा फिर ठीक है। चलिए, पूरी 360 उल्लुओं की घूमती है, आप लोगों की नहीं घूम पाएगी। वो क्या है, हमारी बस लेफ्ट से लेकर राइट तक ही घूम पाती है। अरे अभी कंकाल जाने को ही तैयार नहीं है। चलिए, तो यहाँ आपके ये भी क्या हो गए, आपकी ऑस्टियोलॉजी और आपकी ऑर्थोलॉजी, यानी कि हड्डी और उनके जॉइंट्स दोनों के बारे में पढ़ लिया हमने। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, मसल्स। मसल्स बता के फिर बीमारियां बता दूंगी, मसल्स बता के फिर बीमारियां बता दूंगी। मुझे उससे पहले एक चीज बताएंगे सभी लोग। आप बताओ टेक्निकल समस्या आपकी नहीं है, हमारे घर में लाइट चली जाती है, आपके अपने सिस्टम में कभी हो ही जाता है, कुछ चीजें हो जाती है, कहाँ गए अरे मेरे दोस्त में आ गया, चलिए कोई बात नहीं। देखो एक प्रत्यय जो हो जाएगा, चलिए क्या होगा, कौन देगा मेरे सर को, जैसे बच्चों का क्या कितना हमारे भैया कहे वाले साइड में देखिए, आप लोगों से यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी बच्चे। देखो आप लोग कहोगे मैम आपके साथ ही प्रॉब्लम होती है, बट यस आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना जरूरी है, और मेरे अपने खुद के भी एग्जाम्स हैं। तो कल मॉर्निंग में मेरा एग्जाम है, तो 11 बजे क्लास लेना मुश्किल होगा। मुझे जल्दी से आप लोग ये बताएंगे, मुझे जल्दी से ये बताइए कि मैं सुबह आप लोगों की क्लास 6 से 7 में रख दूं, या रात को आप लोगों की क्लास 8 to 10 रखी जाए। सुबह 6 to 7 क्लास रखूं, और अभी आपका डेली का शेड्यूल हो जाएगा, एक दिन का नहीं। अभी आपका एटलीस्ट इस महीने का तो पूरे जुलाई का ये शेड्यूल हो जाएगा। मुझे बताइए 6 से 7 क्लास रखी जाए, या रात को 8 से 10 क्लास रखी जाए। 8 से 10 के इसे 9 से 10 कर दो। तो ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए, आप लोगों की क्लास मॉर्निंग में कर दूं या इवनिंग में? अब ये पूरे 10 दिन के लिए हो जाएगी, पूरे जुलाई के लिए तो नहीं होगी, बस एक हफ्ते के लिए होगी। जल्दी से बताइए, फिर हम आगे का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। देखो मेजॉरिटी सब सुबह के लिए कह रहे हैं, मेजॉरिटी 70, हाँ चलिए
तो मेजॉरिटी सबने सुबह के लिए कहा है, तो आप लोगों की क्लास हम सुबह शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। ये क्लास आप लोगों की सुबह शेड्यूल हो जाएगी नेक्स्ट 1 वीक के लिए। शाम को आप लोगों की ज्यादातर कौशलेंद्र सर की भी क्लास होती है, और कौशलेंद्र सर की क्लास भी होती है, और आप लोग की और भी क्लास होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी। भाई आनंद आ जाएगा अगर हाँ जी कुछ चीजें तो मैं आपसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी बिल्कुल। देखिए देखिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप लोग करेंगे तो दैट विल बी अप्रिशिएबल। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, और ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के टीचर वाले एग्जाम से पहले आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैंने 1000 PYQs का, टीचर वालों के लिए 1000 PYQs का एक पूरा PD वो रखा हुआ है, पूरी एक वो बनी हुई है, PPT बनी हुई है, आपको पूरे 1000 क्वेश्चन करवाने हैं। इसीलिए आप लोगों का ये क्या है, इतनी जल्दी जल्दी में थ्योरी कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि फैक्ट के साथ साथ आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा तो आप लोगों को उसे अटेम्प्ट करना इजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से आपके बोन्स को कहा गया है कि वो आपके शरीर के हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, ऐसे ही अगर पूछा जाए कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू आप किसको बता देंगे, मसल्स को। अब अगर ये भी टिश्यू है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, इसके अंदर भी आपके मसल्स मौजूद होंगे, इसके अंदर भी आपके मसल्स मौजूद होंगे, ठीक है। जिनमें से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, तो आप बता देंगे मैक्सिमस ग्लूटियस, हिंदी में भी इसका यही नाम होता है मैक्सिमस ग्लूटियस, जो कि आपके हिप्स में प्रेजेंट होती है, जो कि आपके हिप्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और सबसे लंबी, देखो लार्जेस्ट एरिया वाइज है, लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल के हिसाब से, और अगर लंबाई देखेंगे तो लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सर्टोरियस या क्वाड्रिसेप होती है, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी तो वही स्टेपिस के पास में स्टेपेडियस होती है। और कुल संख्या कितनी होती है, मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है, 639, कितनी होती है, 639। और ये मसल्स जो है आपके पूरे बॉडी वेट का 50% होती हैं। ये जो ये मसल्स हैं ये आपके पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट है, 50% है। बोन्स के अंदर ओसीन नाम का प्रोटीन देखा था, पर मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। इन्हीं बोन्स की स्टडी को हमने कहा था ऑस्टियोलॉजी, लेकिन मसल्स की स्टडी को क्या कहेंगे, मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। इसे माइकोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होंगे, माइकोलॉजी जो है वो फंगस की स्टडी होती है, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी है, मायोलॉजी बोन्स की स्टडी होती है, मायोलॉजी बोन्स की स्टडी होती है। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी बीमारियों की तरफ, जिसमें से सबसे पहली बीमारी है आपकी गठिया बाय की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बीमारी अगर एक बार हो गई, आमतौर पे ये 40, 45 या 50 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन अगर आपको कम उम्र में भी ये बीमारी हो गई, अगर आपको कम उम्र में भी ये बीमारी हो गई, तो ये आपकी पूरे लाइफ टाइम रहती है और आपको दवाई खानी पड़ती है, आपको दवाई खानी पड़ती है। और इसमें होता क्या है, it is the long term disease which that leads to inflammation of joint and surrounding tissue। ये आमतौर पे बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में क्या रहता है, दर्द और जकड़न रहती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इस बीमारी में होता क्या है, आपके खुद के शरीर जो है वो घुटनों की हड्डियों के सेल और वहां जो वो पूरा ग्रीस भरा हुआ है उसको पहचानने से मना कर देते हैं, और खुद ही हमारा शरीर
उन सेल्स को मारना चालू कर देता है, उन्हें खाना चालू कर देता है। और जब वो सेल्स मरने लगते हैं तो वहां आपको दर्द रहने लगता है, वहां आपको जकड़न होने लगती है। धीरे धीरे अंदर का भरा हुआ वो ग्रीस भी कम होने लगता है। और जब ये हड्डियां आपस में टकराती हैं तो टकराएंगे, देखो आप अपनी इन्हीं हड्डियों को 2-3 बार ऐसे ऐसे जोर से मुट्ठी को आपस में मारिए तो देखिए यहाँ आपके दर्द होने लगेगा। तो वही पैर की हड्डियों का भी हाल है, घुटनों की हड्डियों का भी हाल है कि जब बीच में से पानी खत्म हो जाता है और ये हड्डियां आपस में टकराती हैं, घर्षण होती है, तो यहाँ आपको क्या होता है, जलन और सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द रहने लगता है। तो इट इज मेनली अ जॉइंट डिसऑर्डर जिसके अंदर आपके वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि वहां पे आपके स्वेलिंग रहने लगती है, जोड़ आपके जकड़े जकड़े से हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू यूज हैंड और वॉक, हाथ पैर आपके हिल भी नहीं पाते, आपके हाथ पैर हिल भी नहीं पाते, आप अकड़ गए तो अकड़ ही जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये कंधे की हड्डी अकड़ गई, जोड़ अकड़ गया, तो आपको ऐसे हाथ उठाना भी क्या होगा, ये हाथ उठाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे करके बेड पे लेटते हैं ना, ऐसे लेटे हैं तो ये कंधा यहाँ से ऐसे ही रह जाएगा, फिर इसको सीधा करके फिर यहाँ से इस हाथ को सीधा करना, ये सब चीजें क्या होंगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बहुत ही बुरी बीमारी है ये, एंड आई एम अ पेशेंट ऑफ दैट इतनी यंग एज में, इमेजिन। ठीक है, दूसरा होता है वो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो गठिया बाय है, वो आपकी गांठों में ज्यादा होता है। धीरे धीरे उम्र के साथ वो गांठें सूज सूज के बाहर आने लग जाती हैं। उम्र के साथ साथ फिर वो गांठें क्या होती हैं, वो उम्र के साथ साथ सूज के बाहर आने लग जाती हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो जोड़ हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो हड्डियों के जोड़ हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और वहां पे नई हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। वहां पे क्या होता है, नई हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी हड्डी को, इसमें सारे नहीं, आप जिस जोड़ को ज्यादा यूज करते हैं ना, बस उस वाली हड्डी में दिक्कत आएगी। इसमें सारे जोड़ों में दिक्कत नहीं आती है, केवल वो जोड़ जो आप ज्यादा यूज करते हैं उसमें ज्यादा हड्डी में दिक्कत आएगी। ठीक है, तीसरा है आपका गाउट। तीसरा क्या है, गाउट। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से आपको वहां पे जलन सूजन होने लग जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तो आपका वो दिखा रखा है, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली आपका जॉइंट कुछ इस तरीके का होता है, पर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, तो बार बार उसी हड्डी को यूज करने की वजह से इनके बीच का ये लिक्विड खत्म हो जाता है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। लेकिन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, स्वॉलन, आप देख सकते हैं साइड की तरफ सूजन होने लगती है। मैंने कहा ना वो हड्डियां बाहर को निकलने लग जाती हैं। तो ये गठिया बाय जो है वो ज्यादा मुश्किल बाय है ना। देखो कितना दर्द रहने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, गाउट में यहाँ पे आपका सारा यूरिक एसिड आके इकट्ठा होने लगता है, यूरिक एसिड आके इकट्ठा होने लग जाता है और यहीं से आपकी उंगली मुड़ भी जाती है और यहाँ दर्द भी रहने लगता है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये आमतौर पे विटामिन डी की कमी से होता है। ये आमतौर पे विटामिन डी की कमी से होता है। आपकी हड्डियां इतनी कमजोर होकर पतली हो जाती हैं कि पैरों पे या हाथ पे आपने कोई सामान उठाया और ज्यादा वजन डाला तो वो हड्डी टूटने के भी चांसेस होते हैं, वो हड्डियां टूट भी जाती हैं। ठीक है, वो हड्डियां टूट भी जाती हैं। रिकेट्स में भी आमतौर पे यही दिक्कत होती है। ये जो आपका था रिकेट्स जो है ये बच्चों में पाया जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस आपका बड़ों में पाया जाता है। ये यूजुअली एल्डरली पीपल में होता है, यानी कि बड़े लोगों में ज्यादा कॉमन है। और जबकि जो आपकी रिकेट्स नाम की बीमारी है, ये रिकेट्स नाम की बीमारी आपके बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस देखिए हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है, परेशान मत होना। जबकि जो ये रिकेट्स नाम की बीमारी है, ये रिकेट्स नाम की बीमारी आपके बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, ये चिल्ड्रन में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से उनके अंदर बढ़ोतरी भी नहीं हो पाती, उनकी हाइट भी छोटी रह जाती है ना। और टांगे इस तरीके से मुड़ जाती हैं। देखो ये नॉर्मल टांग है, ये नॉर्मल पैर है, और वो कैसे हो जाती है, या तो ऐसे मुड़ जाएंगे या यहाँ से बाहर की तरफ को मुड़ जाएंगे।
या तो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेंगे या ये बाहर की तरफ ऐसे मुड़ेंगे, जैसे आपका उत्तल अवतल होता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ देखिए ये रही हड्डियां, नॉर्मल हड्डी ऐसी है और ये मुड़ने के बाद या तो ऊपर से मुड़ गई या ये नीचे से मुड़ गई। ये क्या है, आपके रिकेट्स है। अब इनके बीच में जोड़ देख लेते हैं, फिर टेस्ट ले लूंगी मैं। जोड़ देखिए, मसल, एक मसल को दूसरी मसल से जोड़ने के लिए, एक मसल को दूसरी मसल से जोड़ने के लिए फेसिया नाम का एक आपका टिश्यू ही होता है, फेसिया नाम का टिश्यू होता है। मसल्स को बोन्स से जोड़ने के लिए टेंडन्स होते हैं, और मसल को मसल से जोड़ने के लिए क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। जब ये लिगामेंट टूट जाते हैं ना, तब आप कहते हैं कि मोच आ गई। जब आप कहते हैं ना मोच आ गई, तो मोच में कभी भी हड्डियां नहीं टूटती हैं, मांस फटना अलग चीज होती है। जब मोच आती है तो आपके ये जो ये लिगामेंट है, स्प्रेन जिसे आप हिंदी में कहते हैं, आपके लिगामेंट खराब हो जाते हैं। लिगामेंट में दिक्कत की वजह से होती है ये चीजें। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे। व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ? व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ? बताइए, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ? अक्षीय कंकाल में इनमें से क्या क्या होता है? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, स्टर्नम, या ये सभी? या ये सभी? चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोगों ने सिर्फ ए बोला है, अभी भी गलत आंसर देने वाले बहुत लोग हैं। अगला बताएंगे, नेम द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन। आपके शरीर में सबसे लंबी और हेवीएस्ट बोन कौन सी है? बताइए जल्दी से। हेवीएस्ट, सबसे भारी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? चलिए, तो मेजॉरिटी ने इसका करेक्ट आंसर दिया। और सबसे पहले पूनम कुमारी ने एक सेकंड में इसका करेक्ट आंसर दे दिया था। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फीमर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फीमर। अगला बताइए, नेम द ओनली मूवेबल बोन। कमेंट करके बता दीजिए, नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंडिबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंडिबल। चलिए अगला बताइए, नेम द स्मॉलेस्ट मसल। सबसे छोटी मसल कौन सी है? सबसे छोटी मसल का नाम बता दीजिए। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? स्टिपिडियस। ठीक है, अगला बताइए, इनमें से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर रेड इन कलर। इनमें से किसकी उपस्थिति की वजह से मांसपेशियों का रंग लाल होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मायोग्लोबिन। मायोसिन तो उसके अंदर मौजूद प्रोटीन है। मायोसिन तो उसके अंदर मौजूद प्रोटीन है। अगला बताइए, फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज। उंगलियों की हड्डियों को और क्या कहते हैं? उंगलियों की हड्डियों को आप और क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, उंगलियों की हड्डियों को आप और क्या कहते हैं?
उंगलियों की हड्डियों को और क्या कहा जाता है? फेलिंजेस। क्या कहा जाता है? फेलिंजेस। अगला बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी? हमारे शरीर में टोटल कितने टाइप के जॉइंट्स हैं? हमारे शरीर में टोटल कितने टाइप के जॉइंट्स हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल 3 तरीके के जॉइंट होते हैं। चलिए अगला बताइए, बोन्स आर मेनली मेड अप ऑफ? हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? हड्डियां किसकी बनी है? टाइम से बिल्कुल सही, और समय का थोड़ा ध्यान रखें। और कोई भी अभ्यर्थी अगर ये सोच रहा है इसका मजा नहीं आ रहा तो मेरे दोस्त के साथ बता जरूर देना कि आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, आदमी पसंद हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस। किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके आपका कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है इनेमल। जिसे आप क्या कह देते हैं? इनेमल। अगला बताइए, इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इज ड्यू टू? बुढ़ापे में जोड़ों में जो कठोरता आ जाती है, जो आप मूव नहीं कर पाते, वो किसकी वजह से होता है? हार्डनिंग ऑफ बोन्स, इनएफिशिएंसी ऑफ मसल, डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड या एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स? वेरी गुड, ये तो सभी जानते हैं, ग्रीस खत्म हो गया है ना। चलिए अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ बोन? इनमें से कौन सा हड्डियों का कार्य नहीं है? हड्डियों का कार्य नहीं है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, प्लेस ऑफ द मसल अटैचमेंट, वहां पे मसल्स अटैच होती हैं। प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करता है। सीक्रीशन ऑफ हार्मोन और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका कोई काम नहीं है। हड्डियों में से कोई हार्मोन नहीं निकल रहा, हार्मोन हमेशा ग्लैंड में से निकलता है। नेक्स्ट बताइए, स्कल। ये स्किल नहीं, स्कल होगा। यहाँ पे स्कल होगा, और इसने ट्रांसलेशन में भी इसीलिए कौशल ले लिया है। यहाँ पे स्कल यानी कि खोपड़ी होगा। खोपड़ी की ओनली मूवेबल बोन कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल। मैंडिबल, कहाँ गया? मैंडिबल। अगला बताइए, कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? कॉलर बोन, ब्यूटी बोन जो है आपकी, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन को और किस नाम से जाना जाता है? हालांकि ये जो हड्डियां दिखती हैं इसे ब्यूटी में गिनते हैं, पर वो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। जिनकी भी वो लड़कियों की हड्डी वड्डी दिखती है वो बुरी बहुत लगती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाता है? क्लेविकल। उसे क्या कहा जाता है? क्लेविकल। और कंधे में दूसरी होती है स्कैप्यूला, उसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड। इसको कहा जाता है शोल्डर ब्लेड। ठीक है, चलिए अगला बताइए, बोन टू बोन कनेक्शन। बोन टू बोन कनेक्शन जिसकी वजह से मोच भी आ जाती है। बोन टू बोन कनेक्शन जिसकी वजह से मोच भी आती है, क्या हो जाएगा आपका? लिगामेंट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? लिगामेंट। स्प्रेन क्या होता है? जल्दी से बताइए, मोच आना क्या होता है? टेंडन का फटना, मांसपेशियों का फटना, लिगामेंट का फटना या हड्डियों का टूटना? टॉर्न लिगामेंट। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स? सबसे ज्यादा, ये अभी मैंने करवाया नहीं है ना आपको, इसे भी रहने दो।
अगला क्या है, नो प्लैट्स इन, ये भी मैंने नहीं करवाया। द विंग्स ऑफ बर्ड्स, अच्छा ये आप लोगों को मैंने वो नहीं कराई थी ना, टाइप ऑफ बोन्स। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ये बॉटनी वालों के लिए था, न्यूमेटिक बोन और वो इसमें है। आपने अगर पीपीटी डाउनलोड की होगी तो इसमें टाइप ऑफ बोन्स में दिया हुआ है, पर आप लोग उसे पढ़िएगा नहीं, ठीक है, आप लोग उसे पढ़िएगा नहीं। जैसे हमारे में यहाँ पे गले में एडम्स एप्पल होता है ना, वॉइस बॉक्स होता है, ऐसे चिड़िया में सिरिंग्स नाम का होता है, चिड़िया में सिरिंग्स नाम का होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल से आप लोगों की क्लास सुबह 6 बजे होगी, ठीक है। मुझे कोई बताएगा आपने, कल सुबह से आप लोगों की जो क्लास है वो 6 बजे हुआ करेगी। अब हम कल सुबह 6 बजे आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। 6 से 7 आप लोगों की क्लास होगी। चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लूंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल से अगले 10 दिन के लिए आप लोगों की जो क्लास है वो सुबह 6 बजे हुआ करेगी, और शाम को आप लोगों की वही वाईटी पे यूट्यूब पे क्लास होगी, ठीक है। वाईटी पे यूट्यूब पे क्लास होगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। थ्योरी भी और प्रीवियस ईयर भी सब यही होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक एवरीवन। ये दो शब्द है हमारे